नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत है। हम लोग एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू बेंड, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड। आपका टेंशन मेंबर है और जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है वो बेंड के कारण आ रहा है या अर्थक्वेक के कारण आ रहा है। तो आप कितना लेंगे स्लेंडरनेस रेशियो? 350। अगर आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस केवल लाइव एंड डेड लोड के कारण आ रहा है तो 180 लेंगे, और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जनरेट ही नहीं हो रहा है तो आप 400 लेंगे। ये किसकी बात हो रही है? टेंशन मेंबर की। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 100 का 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि in a built-up section carrying tensile force the flange of two channels are turned outward। मतलब आपको फ्लेंज है, ठीक है, बिल्ट अप सेक्शन है और ये आपका चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन के फ्लेंज को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाए। इससे क्या होता है? इससे आपकी जो बीम होती है बिल्ट अप सेक्शन उसको लेटरल स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो लिखा है टू सिंप्लीफाई द ट्रांसवर्स कनेक्शन, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। टू मिनिमाइज लेसिंग नहीं, टू हैव ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, ठीक है। यही थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू हैव ग्रेटर लेटरल रिजिडिटी, ठीक, वही चीज हो गया। 99 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम इज नोन एज, ठीक है। लेंथ अपॉन आर मिनिमम की बात किया है तो इसका मतलब क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला 98 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 99 की तरफ चलते हैं, 97 की, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना। तो बात करते हैं, इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ प्रिज्मेटिक बार आर डबल, ठीक है। अगर प्रिज्मेटिक बार है कोई, प्रिज्मेटिक बार का मतलब रेक्टेंगुलर बार है आपकी कोई, ठीक है, या सर जो है कह सकते हैं वर्गाकार कोई बार है, उसके सभी डायमेंशंस को डबल कर दिया जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेस पर क्या जो है उसके यूनिट वेट के कारण जो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या मतलब प्रोड्यूस हो रहा है सेल्फ वेट के कारण, उसमें क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसका। देखिए आपका जब मान लीजिए कोई प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार है आपकी, इसका ये बी है, ये डी है ना, बी और डी है, और इसका सेल्फ वेट डब्ल्यू है। तो जब आपकी सारी डायमेंशंस ऐसे थी, सेम थी, तो आपका जो है स्ट्रेस क्या था? सिग्मा बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई ए, ठीक है। यूनिट वेट आपका डब्ल्यू हो गया और एरिया आपका बी इंटू डी, यानी डब्ल्यू अपॉन बी इंटू डी, ठीक, ये आपका हो गया। लेकिन जब सारी डायमेंशंस को हमने डबल कर दिया, मतलब इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है। और वेट आपका आता कैसे है, ठीक है, सेल्फ वेट आता कैसे है? रो इंटू वॉल्यूम इंटू मतलब रो, हाँ, डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा करते हैं और डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सिग्मा बराबर डब्ल्यू के जगह आप लिखिए रो ए एल अपॉन बी इंटू डी, बी इंटू डी यानी ए कट जाएगा। तो पहले आपका था रो एल, ठीक है, फर्स्ट था। सेकेंड आपकी बात करेंगे जब सारी डायमेंशंस को डबल कर दिया जा रहा है, मतलब सिग्मा तब आपका क्या हो जाएगा? रो इंटू ए, मतलब ए का मतलब हुआ 2b इंटू 2d इंटू एल, आपका 2l हो गया, मतलब 2b इंटू 2d, है ना। तो ये 2b 2d कट गया, बचा क्या? सिग्मा इक्वल टू 2 रो एल, ठीक। तो आप पहले देखिए क्या था? सिग्मा एल था, बाद में क्या हो गया? 2 सिग्मा एल, मतलब पहले जो 1 था 2 जो हुआ वो 1 का दुगना हो गया, यानी सिग्मा 2 बराबर 2 सिग्मा 1 हो गया, मतलब स्ट्रेस आपकी दुगना हो जा रही है, ठीक है, इंक्रीज 2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो 97 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 97 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं 96 की तरफ। इफ द मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब आपकी कोई मटेरियल है उसकी सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है तो आइसोट्रोपिक होता है। और होमोजेनियस कब होता है? जब उसके सभी सेक्शंस पर उसकी डेंसिटी समान होती है, मतलब सभी इंग्रेडिएंट्स उसके एक ही तरह के होंगे तो सभी तो डेंसिटी हर सेक्शन पे जो है समान होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो होमोजेनियस होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आइसोट्रोपिक। 96 का थर्ड हो जाएगा आपका, 96 का थर्ड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं 95 की तरफ। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बात होती है तो आपका होता है प्रूफ रेजिलियंस आपका कहलाता है, ठीक है। अगर वो टफनेस जो है इलास्टिक लिमिट तक कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? जो है प्रूफ रेजिलियंस आपका कहलाता है, ठीक है। तो आप बात करते हैं आपका इसमें कोई ऑप्शन प्रूफ रेजिलियंस से मतलब दिया है नहीं दिया है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी अलग मटेरियल हो। डक्टिलिटी क्या होता है? तन्यता, पतले तार के रूप में जो है कोई मटेरियल अगर बनता है, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है? पतली चादर का रूप ले ले उसे पीटने पर, ठीक है। और इलास्टिसिटी क्या होता है?
इलास्टिसिटी का गुण होता है कि किसी मटेरियल पर अगर स्ट्रेन लगाया जाए और उससे लोड हटाया जाए तो फिर से वो स्ट्रेन जो है मिनिमाइज मतलब खत्म हो जाती है और ओरिजिनल शेप में जो है मटेरियल आ जाए, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इनमें कोई ऑप्शन सही ही नहीं है, तो 95 का क्या हो जाएगा? फोर्थ, नन ऑफ दीज, 95 का फोर्थ। चलते हैं अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 94th है, इन स्ट्रक्चर व्हाई आर द केबल्स एंड वायर्स आर जनरली यूज्ड। जो केबल्स और वायर्स आपके यूज किए जाते हैं वो टेंशन मेंबर की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, नहीं टू जो कंप्रेशन मेंबर, नहीं कंप्रेशन मेंबर की तरह आप केबल को कैसे यूज करेंगे, नहीं गलत दिया है। एज फ्लेक्सर मेंबर, बेंडिंग कैसे हो सकेगा केबल, नहीं सह सकता ना, तो नन ऑफ दीज, 94th का नन ऑफ दीज, ठीक है। चलते हैं 95th की तरफ। 93rd की तरफ, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल। पहला है हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, ठीक है, हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, ठीक है, सही है। मतलब जो लीनियर मटेरियल होते हैं आपके, उसमें जो क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है, मतलब कह सकते हैं इसी को लीनियर मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो 93rd का पहला हो जाएगा, 93rd का फर्स्ट सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92nd की तरफ, ए कंपोजिट बीम इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप्स ऑफ ब्रास एंड अदर स्टील इफ टेम्परेचर इज रेज्ड। मान लीजिए एक ब्रास की कोई स्टील है, ठीक है, और ब्रास का कोई मेंबर है और ये आपका किसका? स्टील का, ठीक है, ये ब्रास का है, स्टील का। आपको पता है कि जो ब्रास का थर्मल कोएफिशिएंट होता है वो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो अधिक होता है, स्टील का कम होता है। तो जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसमें ज्यादा प्रसार होगा, इसमें कम प्रसार होगा, तो क्या करेगा? ये फैलना चाहेगा लेकिन ये स्टील इसको कंप्रेस करेगा, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, ठीक है। तो क्या बात करते हैं आप, कौन सा सही हो जाएगा? लिखा है कि स्टील एक्सपीरियंस टेंसाइल फोर्स सही है, ब्रास एक्सपीरियंस कंप्रेसिव फोर्स सही है, कंपोजिट बीम गेट्स सब्जेक्टेड टू कपल, सही बात है, ये कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है, तो कपल नहीं जनरेट हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? 92nd का फोर्थ, 92nd का भी क्या सही हो जाएगा? फोर्थ। चलते हैं आपके 91st की तरफ। लिखा है द थिकनेस ऑफ स्लैब ऑफ बीम मस्ट बी मेजर्ड इन द नियरेस्ट। हमने आपको बताया था कि कंक्रीट वर्क कितने 5 mm तक नापा जाता है आपका एक्यूरेसी के साथ, तो कौन सा सही हो जाएगा? 0.005 मीटर, यानी 91st का सेकंड सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड डू नॉट चेंज विद देयर टाइम। मतलब जो ग्रेजुअली लोड होता है वो जो अप्लाई करने के बाद स्टैटिक स्टेट में अप्लाई करने के बाद डू नॉट चेंज विद टाइम देयर। देखिए जब आप ग्रेजुअली लोड को पूर्णतः अप्लाई कर देते हैं और स्टैटिक हो जाता है कंडीशन, तो उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी नहीं चेंज होता है। तो 90 का फोर्थ सही हो जाएगा आपका, कोई ऑप्शन मतलब सारे ऑप्शन सही है आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी पूछा इसने, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर बताया था। रैंकाइन थ्योरी कौन सी थी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेंट वेनेट थ्योरी कौन सी थी? या ट्रेस्का थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। हिग्स थ्योरी क्या थी? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। वॉन माइसेस थ्योरी क्या थी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी। और मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी क्या थी आपकी? जो सेंट वेनेट थ्योरी, ठीक है। सॉरी, हमने जो है शियर स्ट्रेस के बारे में बोला, ट्रेस्का थ्योरी वो गेस्ट एंड ट्रेस्का थी, ठीक है। तो आपका जो सेंट वेनेट थी आपकी स्ट्रेन थ्योरी थी। तो 89 का सेकंड, 89 का सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 है, इफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ कॉलम इज 16 mm, ठीक है। आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर 16 mm है, तो आपको क्या जो है डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज के बताना, ठीक है। तो एक होता है 5/4 मतलब 16/4 यानी 4 mm, और एक होता है आपका या 6 mm। इन दोनों में जो ज्यादा हो तो कौन सा ज्यादा? 6 mm। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड, 88 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 87, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 मतलब 456 1978 के अनुसार द थिकनेस ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट द एज, देखिए आपकी जो थिकनेस होती है फुटिंग को 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितना? 150 mm, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया 150 mm? नहीं दिया है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। SSC ने भी इसको इग्नोर किया था, नन ऑफ द अबव सही किया था, ठीक है। तो 87 का कोई ऑप्शन नहीं। 87 में आप लिख लीजिए क्या? 150 mm, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है which of the following statement is true, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, स्टेटमेंट सही है। on an absolutely rigid foundation base the pressure will be more at the edges of the foundation, ठीक है। नहीं, गलत है, ठीक है। लिखा है कि on absolutely rigid foundation
बेस द प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है, एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म, ये भी गलत है, बिकॉज ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ये सही है। जो आपका रिजिड फुटिंग होता है उसमें प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा 86 का थर्ड हो जाएगा आपका, 86 का थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं 85 की तरफ। 85 में हमारा फॉर रिब्ड स्लैब, रिब्ड स्लैब की बात की है तो रिब्ड स्लैब में डाया बार 22 mm से अधिक नहीं यूज किया जाता, ठीक है। हमने आपको रिब्ड स्लैब की कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, ठीक है। डाया आप बार जो है 20 mm से कम नहीं यूज होगी, मतलब सॉरी 20 mm से ज्यादा नहीं यूज होगी, ठीक है। 5 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 22 mm, है ना। और आपका जो विड्थ होता है, आपका विड्थ वो कितना 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज डेप्थ आपका 8 से 10 सेंटीमीटर होता है इसका, है ना, ये चीजें होती हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि द क्लियर स्पेस बिटवीन रिब्स शैल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर, सही है। विड्थ ऑफ रिब्स शुड नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। 6.5 सेंटीमीटर होता है लेकिन इसमें 7.5 दिया तो वो भी सही लेंगे आप, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब शैल नॉट बी एक्सीड 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ रिब, ये भी सही है। तो 85वां का सारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द थिकनेस ऑफ टॉपिंग ऑफ रिब, हमने अभी बताया थिकनेस 8 से 10 सेंटीमीटर, तो कौन सा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 8 से 10 सेंटीमीटर होगा। इसने 5 से 8 सही किया है, 5 से 8 नहीं होगा, 8 से 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप लगाएंगे 8 से 10, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक। 84th का थर्ड, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा 5 से 8 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं, करेक्ट आंसर में 5 से 8 लिखा है लेकिन गलत है ये, ठीक है। कितना होगा 8 से जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर इनिशियल एस्टिमेट ऑफ बीम डिजाइन द विड्थ। आप देखिए अगर आप जो है इनिशियल एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब रफ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो 1/30 लिया जाता है आपका, कितना 1/13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, 83rd का फोर्थ, 83rd का फोर्थ। चलते हैं 82nd। देखिए जो क्वेश्चन इसमें छूटेंगे, जो सीक्वेंस में नहीं हो, हम लास्ट में आपको कराएंगे, ठीक है। तो 81st है आपके सामने। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। मतलब आपका कहना है कि जो इफेक्टिव विड्थ आप होती है जो फ्लैट स्लैब की, कितना लिया जाता है 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ पैनल, ठीक है, 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ पैनल। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 81st का फर्स्ट सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 82nd हम लास्ट में कराएंगे आपको। लिखा है 80 हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग। फेरो सीमेंट के आपके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। फेरो सीमेंटिंग के आपके कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होता है। पहला होता है आपका आर्मेचर मेथड, ठीक है, आर्मेचर मेथड, आर्मेचर। दूसरा आपका होता है क्लोज्ड मोल्ड मेथड। कौन सा होता है, क्लोज्ड मोल्ड मेथड, क्लोज्ड मोल्ड मेथड, है ना। और थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड आपका होता है इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम, इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। ये आपके किसके हो गए, फेरो सीमेंटिंग। ये देखिए थिन स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, पतले स्ट्रक्चर्स के लिए। तो कौन सा हो जाएगा 80 का थर्ड, 80 नंबर का थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 का 79 है क्या कि यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन वेरी थिन, अभी हमने बताया थिन स्ट्रक्चर के लिए कौन सा होता है, फेरो सीमेंटिंग। तो कौन सा सही हो जाएगा, फेरो सीमेंट थर्ड, 79 का थर्ड। चलते हैं 79 के बाद 78 की तरफ। फॉर कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग, फॉर कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय व्हिच। टनल की आप जो कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें जो पंप के द्वारा आप क्या करते हैं, पंप के द्वारा कंक्रीट का वहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन 78 का फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं अगली तरफ 77 की तरफ। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम, ये भी सही है आपका। वाटर एंड, एक मिनट, पहला गलत है। वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम, नहीं। वाटर एंड एग्रीगेट आर मेजर्ड इन लीटर, गलत, ठीक है। द फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, यही सही होगा। जो आपके कंक्रीट बना देते हैं उसके बाद जो मेजर की जाती है वो क्यूबिक मीटर में। तो 77 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आप जो है देखते हैं पानी को आप लीटर में लेते हैं, ठीक है, आल इंग्रेडिएंट्स को आप किलोग्राम में नहीं लेते हैं, तो इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 के बाद 76 लास्ट में कराएंगे। 77 है फॉर व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन आइडियल वाटर हाउस वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, ठीक है। वेयर हाउस में आपको जो है आइडियल वेयर हाउस में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर प्रूफ मैसनरी वाल, सही है। वाटर प्रूफ रूफ, ये भी सही है। फ्यू विंडोज व्हिच रिमेन जनरली क्लोज्ड, सही बात है। 74 5 का ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि अगर आप क्या करेंगे
अगर आप जो है वाटर प्रूफिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपका सीलन हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी सीमेंट। फिर 73rd है, फॉर प्लास्टरिंग ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज। ठीक है, तो हमने बताया था आपको 5% आपका एग्रीगेट का होता है और 30% आपका सीमेंट का होता है। तो कौन सा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा नंबर का, 73rd का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स इज यूज्ड बी। मतलब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा मिक्स यूज करते हैं, तो 1:4। ठीक है, कितना, 1:1.5:3। ठीक है, मतलब 1:1.5:3 रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा है ये, 72 का थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वुड सरफेस रिक्वायर्स प्लास्टरिंग का कितना कोट। देखिए वुड सरफेस पर आप प्लास्टरिंग ही नहीं करते हैं तो इसमें कोट्स की क्या जरूरत है, नन ऑफ द अबव। 71st का फोर्थ इसमें पूछा है प्लास्टरिंग का, तो प्लास्टरिंग आप वुड सरफेस पे नहीं करते हैं तो इसमें कोट की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी, मतलब प्लास्टर करने से पहले सरफेस कैसा होता है, रफ होता है ना, तभी तो प्लास्टरिंग करते हैं। तो 70 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब एसएससी में आया वो क्वेश्चन है, पजल देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लंप वैल्यू अगर 50 से 100 के बीच में है तो किसके लिए यूज होगा आपसे, अगर आपका, तो बीम्स के लिए। आप देखते होंगे 50 से 100 तक बीम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 का फोर्थ। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड आउट यूजिंग, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट करते हैं। क्या, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड, 68 का थर्ड। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं आप किसके लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कंक्रीट की। तो कौन सा हो जाएगा, 68 का थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इम्परमेबिलिटी ऑफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। गलत बात है, फ्रेश कंक्रीट में तो आपकी परमेबिलिटी होती है, इम्परमेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। सही बात है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड आपका देखिए तो एक ही ऑप्शन आपको बताना है, ये तो ओनली बी, सेकंड ऑप्शन 66 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि which of the following statement is true, a gap of 0.3 meter is to be maintained between certain bags of bag and wall। देखिए बैग के बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप नहीं रखा जाता है, पाइल्स के मतलब दो चट्टों के बीच में रखा जाता है, वॉल से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो पहला जो है आपका जो है सही है, और दूसरा आपका एक गैप 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल while storing, नहीं 100 सेंटीमीटर का 0.3 मीटर है, 30 सेंटीमीटर का याद है। तो पहला 65 का ए, 65 का ए, ओनली ए सही है आपका। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। लिखा है कंपैक्टिंग द ऑफ कंक्रीट इज डन बाय, कंपैक्टिंग किस लिए किया जाता है, रिमूव ऑफ एयर बबल्स, एयर बबल्स को निकालने के लिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, 64 का सेकंड, 64 का सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62nd है आपका, एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं आप, इसका मतलब वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर का वेट बटे सीमेंट का वेट, मतलब वाटर बढ़ा रहे हैं और सीमेंट, या तो वाटर बढ़ाएंगे या सीमेंट को घटाएंगे तभी वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा। तो दोनों कंडीशन में आपकी वर्कबिलिटी क्या बढ़ेगी, वर्कबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, 62 का फोर्थ, 62 का फोर्थ। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, डोंट वरी। लगता है कि व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर यूज ऑफ हैंड मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग करते हैं तो 10% आपको एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ता है, इसलिए जो वाटर सीमेंट रेशियो रखा जाता है 0.5 से 0.6 के बीच में रखा जाता है। तो 61st का आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। लिखा है इफ गिवन मेंबर, देखिए ज्वाइंट्स आपको दिए हैं, मेंबर्स दिए हैं आपको और चीजें दी हैं, ज्वाइंट्स, मेंबर और आपको रिएक्शंस दिए हैं। ठीक है, मेंबर्स आपको 5 दिए हैं, मेंबर्स आपको 5 दिए हैं, ज्वाइंट्स आपको कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, और रिएक्शन आपको कितने दिए हैं, 4 दिए हैं। तो आपको निकालना है कि क्या है, तो आप निकालिए 2J पहले। 2J आपका क्या है, 4 × 2 = 8, M + R निकालिए, M + R क्या है 9, 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, तो यानी 2J इज लेस देन M + R। तो हमने ये कंडीशन आपको बताई थी, अगर 2J M + R से कम है तो मतलब स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, अगर बराबर है तो स्टैटिकली डिटरमिनेट है, अगर 2J ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 60 का सेकंड। समझ में आया भैया, हाँ।
लिखा है 59 ट्रस एंड फ्रेम्स आर डिफरेंट एज, ठीक है, ट्रस और फ्रेम एक दूसरे से डिफरेंस कैसे होते हैं? ट्रस कैन बेंड, देखिए ट्रस आपका कभी बेंड नहीं करता लेकिन फ्रेम आपका स्वय करता है ना, तो वही चीज ट्रस कैन नॉट बट फ्रेम कैन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ 59 का फोर्थ सही है ना, 59 का फोर्थ सही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा सही है? If a truss consists of a triangular element, then it will essentially be unstable, ठीक है। आपका अगर जो है ट्रस जो है कंसिस्ट नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट में क्या होता है कि आप जो है कि मतलब कह सकते हैं कि नॉन ट्रायंगुलर हो सकता है ट्रस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अनस्टेबल हो जाए, देखिए स्टेबल भी हो सकता है, तो पहला गलत है। इन केस इन अबव केस instability is the most probable occurrence but there are a lot of example which are unstable। सही बात है, एकदम सही बात है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका वही जो मैंने पहले स्टेटमेंट के बारे में बोला वही चीज लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 57 का बी, ठीक है, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी का मतलब हो गया सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं, इफ 4 रिएक्शंस आर एक्टिंग ऑन अ बीम देन द सिस्टम इज। देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि अनस्टेबल है, स्टेबल है, क्या कैसे है? कुछ भी नहीं कह सकते, कैन नॉट से। क्यों? क्योंकि आपकी बीम कैसी है आपको क्या पता, हो सकता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकता है आपका कैसा 2D स्ट्रक्चर हो, तो आपको जो है स्ट्रक्चर का टाइप बताना पड़ेगा। पूरी इंफॉर्मेशन जब आपको पता होगी तभी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्शन से नहीं बता सकते, ठीक। अगला है आपका 55, फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव इन व्हिच मैनर, ठीक है। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी जो है वैधता है तो मटेरियल आपका कैसा बिहेव करेगा? आपका लीनियर इलास्टिक, ठीक है, लीनियर इलास्टिक। 55 का है फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर का है कि अगर सुपरपोजिशन थ्योरम जो आपकी होती है वो अगर अप्लाई करनी है तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए उसके जो है सिद्धांत है, ठीक है। मूवमेंट एट हिंज, मूवमेंट एट हिंज आपको पता है हिंज पर मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। हिंज पर 2 ही रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं आता, तो इस पर 0 होता है, ठीक है। तो 54 का सेकंड, ठीक। अगले पे चलते हैं 53 पर। Which of the following ड्रेनेज सिस्टम विल बी कलेक्ट द रेन वाटर? जो रेन वाटर जो भी ड्रेनेज सिस्टम कलेक्ट करता है उसे प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 53 का फर्स्ट सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड अप्लाइड, ठीक है। मतलब इनमें से जो इंपैक्ट लोड होता है कब इफेक्ट करता है? जब आप डायनामिक लोड करते हैं ना, तो उसे हम इंपैक्ट लोड कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन 52 का सेकंड, डायनामिक लोडिंग ही आपकी इंपैक्ट लोड आपकी कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइव लोड विथ टाइम कैन वेरी इन, ठीक है। लाइव लोड आपका मैग्नीट्यूड में भी वेरी करता है, डायरेक्शन में भी वेरी करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, 51 का फोर्थ। लाइव लोड तभी तो कहा जाएगा जब सब चीज का वेरिएशन होगा। अब हमारे छूटे हुए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस छूटे हुए थे, थोड़ा सा बोर्ड का जगह खाली कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 82 नंबर का छूटा हुआ था, तो पहले 82 की बात करते हैं। इफ W इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन अ सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R फिक्स्ड एट इट्स एंड्स, द मैक्सिमम पॉजिटिव जो है रेडियल मूवमेंट एट इट्स सेंटर, मतलब आपका पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट एट इट्स सेंटर की बात करें तो क्या होता है? होता है आपका WL स्क्वायर बाई कितना? 16, WR स्क्वायर बाई 16 होता है आपका, ठीक है। जब आपकी सेंटर पर मैक्सिमम जो है पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट की बात करें तो WR स्क्वायर बाई 16। और अगर वहीं आपकी बात करें क्या, अगर आपकी बात करें सपोर्ट पर, ठीक है, सपोर्ट पर मैक्सिमम निगेटिव रेडियल मूवमेंट तो क्या? 2WR स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अगर सपोर्ट पर मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट पूछे तो 2WR स्क्वायर बाई 16, और सेंटर पर पॉजिटिव पूछे तो WR स्क्वायर बाई 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 82 का थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 छूटा था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ रोलर is provided at the end of bridges truss to allow thermal expansion। रोलर इसीलिए ही प्रोवाइड किया जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन हो आपका। और बी कहता है द रोलर प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ डिफॉर्मेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दोनों बात एक ही है। तो 58 का बोथ ए एंड बी, मतलब थर्ड ऑप्शन 58 का थर्ड, ठीक। अगला कौन सा छूटा था? अगला हमारा छूटा 63। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट इज डिफर इन,
रेडियम एक्सप्लांट और जो है जो आपका सेंट्रल मिक्स प्लांट है, दोनों में आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों आपका मिक्स करके देता है पहले से, लेकिन जो आपका सेंट्रल मिक्स प्लांट होता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, ठीक है। तो 63rd का फर्स्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं 67th, M15 कंक्रीट का यूज किसमें करते हैं, ठीक है, तो फाउंडेशन में करते हैं, फाउंडेशन में। 60 कौन सा 7th का सेकंड ऑप्शन, M15 का फाउंडेशन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ वेरियस कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स दैट इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट आर द 1:3:6 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, 1 3 6, ठीक है, 1 2 4 क्या होता है आपका, M15 होता है ना कि M20 होता है, M20 होता है 1 2 4, फिर ठीक है 1 3 6 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये M15 होता है तो आपका M10 हो जाएगा, 1 3 6 M, ये आपका M15 होता है तो ये आपका M10 हो जाएगा, है ना, ठीक है, 1 1.5 3 आपका M20 होता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो M10 हो जाएगा। 74th का आपका कौन सा हो जाएगा, पहला M100, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा है इफ द इंटरनल, देखिए आपका एक वेयर हाउस है जहां सीमेंट आपका रखना है, उसके रूम की इंटरनल डायमेंशंस दे दी हैं, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ बैग सीमेंट आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका डिजाइन करते हैं हम लोग। देखिए इन सब चीजों में आपकी ऑप्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है, तो आप अप्रॉक्स वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आप जो है चूज करेंगे, ठीक। तो बात करते हैं वेयर हाउस के इंटरनल डायमेंशन की। ये आपका वेयर हाउस है, ठीक है, इसके इंटरनल डायमेंशंस कितनी है, 5 मीटर 15 मीटर जो इसकी हाइट है, ठीक है, एच आपकी नहीं 15 मीटर आपका लंबाई और 5.6 मीटर चौड़ाई है, 15 मीटर आपका लंबा है और 5.6 मीटर आपका चौड़ा है, और हाइट जो मैक्सिमम रखी जा सकती है चट्टों की हाइट क्या है, 2.7 मीटर, ठीक है, एक चट्टे की हाइट, ठीक है, एक पाइल्स की हाइट आप कह सकते हैं कितनी है, 2.7 मीटर। तो कितने नंबर आप बैग्स आ सकते हैं जब आपको टू मतलब 2 चट्टे लगाने हैं, ठीक है, एक चट्टा आपका मान लीजिए ये हो गया, एक चट्टा आपका ये हो गया, चट्टा मतलब पाइल्स, ठीक है, थोड़ा सा देहाती भाषा, मान लीजिए आप जब आप जो है लगाएंगे, ठीक है, तो इधर से 0.3 मीटर छोड़ेंगे आप, इधर से 0.3 मीटर, इधर से 0.3 मीटर, इनके बीच में 0.3 मीटर, ठीक है, इधर भी 0.3 मीटर, है ना, ये चीजें आप छोड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयतन निकाल लेते हैं पूरे का, पूरे जो है क्या करते हैं, रूम का आयतन निकाल लेते हैं कितना, 2.7 मीटर हाइट तक, ठीक है, और उसमें से हम गैप का आयतन अगर घटा दें तो हमको किसका आयतन पता चल जाएगा, चट्टों का आयतन पता चल जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी डायमेंशंस निकाल लेते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, इनकी जो है आयतन इनका पता चल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 मीटर है आपका, माइनस 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.3, ये आपकी दोनों चट्टों की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, घटाइए आप कैल्सी, 1 मिनट, ठीक है, इसको आप माइनस करिए, 15 माइनस 0.3 माइनस 0.3 कितना आएगा, 14.4 मीटर आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। आप दोनों का हम दोनों का एक साथ ज्ञात करेंगे, ठीक है। और अब हम चौड़ाई की बात करें तो 5.6 माइनस 0.3 माइनस 0.3 मतलब कितना हो जाएगा, 5 मीटर। या तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन याद करिए कितने मतलब आयतन में आपको सीमेंट रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, ठीक है, कितना 14.4 इंटू 5.6 इंटू 2.7, है ना, हाइट 2.7 तक ही रखनी है। तो निकालिए इसका आयतन, 14.4 इंटू 5.6 इंटू 2.7 कितना हो गया आपका, 217.728, ठीक है, कितना मीटर क्यूब में आयतन। और आप देखते होंगे एक सीमेंट का जब बोरी में रखते हैं तो कितना आयतन लेता है, 0.054 मीटर क्यूब, ठीक है। तो निकालिए कितनी बोरी आएंगी, भाग दीजिए, 4032, ठीक है, 4032 बैग्स आ रहे हैं। अब आप क्या करिए, आप मैक्सिमम इसमें 3000 दिया तो ये लगा दीजिए, है ना, और तो कोई स्पेसिफिकेशन इसमें फॉलो नहीं करना है, तो 3000 आपका सी हो जाएगा 76 का 4। समझ में आया कि नहीं, निकालना कैसे आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। और
आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे हमारी सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चंस की। जब एसएससी जेईई 2017 वाला एक सेट और बचा है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम खुद क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे टीसीएस के अकॉर्डिंग, जैसा टीसीएस पेपर बना रहा है उसके हिसाब से फिर आपको कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइए कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही।